नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट लेकर के। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें क्वेश्चंस की संख्या है आज 15 और इस बार कट ऑफ का टारगेट है 10। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आजकल। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद यानी PMSTIAC का गठन किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ाना है। स्टेटमेंट नंबर 2 है यह नवाचार समूहों के विकास को लक्षित करता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है भारत का प्रधानमंत्री PMSTIAC का अध्यक्ष है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें 10 सेकंड में। देखते हैं। तो जो सबसे इसमें देखिए, कोई एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट जो है, अगर ये आपको पता है तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो PMSTIAC का अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि कौन होता है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PMSTI के अध्यक्ष होते हैं। तो 3 अपने आप गलत है, तो 3 कहाँ है? यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, यानी इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाना है। यह नवाचार समूहों के विकास को लक्षित करता है। तो आंसर नंबर C सही है। चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर है C। भारत में वर्ष 1999 से एक प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA कार्यरत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 99 से 2002 तक भारत के पहले PSA थे। तो फर्स्ट PSA कौन थे? अब्दुल कलाम जी। वर्ष 2002 से 2018 के बीच डॉक्टर R चिदम्बरम इस पद पर कार्यरत थे। प्रोफेसर K विजय राघवन ने 3 अप्रैल 2018 को डॉक्टर चिदम्बरम का स्थान लिया। PMSTI एक अति महत्वपूर्ण परिषद है जो विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिक डोमेन में स्थित का आकलन करने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय को सुविधा प्रदान करती है। चुनौतियों का सामना करने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप तैयार कर एक भविष्यवादी प्रारूप विकसित करती है और तदनुसार प्रधानमंत्री को सलाह देती है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PMSTI के अध्यक्ष होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। ठीक है, इसके कार्य बहुत सारे हैं जिसमें 2 ऊपर के महत्वपूर्ण थे, वो आपके क्वेश्चन में मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? बचपन से पढ़ते आए होंगे। लाइसोसोम यानी लैन का है, प्लास्टिड अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है A, लाइसोसोम। क्या खास बात होती है? अपशिष्ट निर्माण का काम करता है और ये खुद जो कोशिकाएं हैं, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में गड़बड़ी हो जाती है कोशिकाओं के, तो वो कोशिकाओं को भी क्षतिग्रस्त करने लगती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है A। देखते हैं। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट निपटान प्रणाली का एक प्रकार है। लाइसोसोम किसी भी विदेशी सामग्री यानी बाह्य सामग्री, विदेशी मतलब शरीर के बाहर की, के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती है। कोशिकीय उपापचय में यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल की है, गड़बड़ी के दौरान उदाहरण स्वरूप जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है तथा एंजाइम अपनी कोशिका को खा सकते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन DSI प्रणाली समाचारों में रही। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, चिकित्सकीय विज्ञान से, डेयरी उद्योग से, विद्युत उत्पादन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी से? क्या है? तो डाइसॉर्बेंट इंजेक्शन किस काम में आती है? एसिड गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए। एक फ्लू गैस स्ट्रीम
में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया है, ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन। तो इसका सही आंसर है विद्युत उत्पादन में। ठीक, आगे देखते हैं आगे। ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन डीएसआई एसिड गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक सूखे क्षारीय खनिज को एक फ्लू गैस स्ट्रीम में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया है। डीएसआई पारंपरिक एसिड गैस स्क्रबर तकनीक की तुलना में लाभ प्रदान करता है। कम पूंजी लागत, अनुकूल संचालन परिस्थितियों की विस्तृत श्रृंखला और स्थापना तथा कमीशन पृष्ठ करने के लिए बहुत कम समय लगना। पारंपरिक वेट लाइमस्टोन फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन को 2 साल से अधिक समय लगता है, जबकि डीएसआई के संचालन में केवल 12 से 14 महीने। यह अन्य अम्लीय गैसों और पारा जैसी धातुओं के उत्सर्जन को भी कम करता है। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, याद रखिएगा एनटीपीसी के द्वारा संयंत्र ने एनटीपीसी के दादरी संयंत्र दादरी संयंत्र ने सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए ड्राई सॉल्वेंट इंजेक्शन प्रणाली को अपनाया है। यह तय समय सीमा के भीतर वर्ष 2015 के पर्यावरणीय मानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अतः विकल्प कौन सा सही है? सी सही है। तो विद्युत क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन था थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक गुणधर्म संरक्षण नियम का पालन करते हैं? सही उत्तर चुनना है। संवेग, जड़त्व, द्रव्यमान, विद्युत आवेश, ऊर्जा, बल, कौन पालन करते हैं? सोच के बताइए। संरक्षण का नियम क्या है? जैसे ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है और ना ही समाप्त हो सकती है, बस ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो कौन कौन से? तो ये नियम तो पहले तो ऊर्जा पे लागू हो जाता है। दूसरा द्रव्यमान, विद्युत आवेश, कोणीय गति, संवेग पे भी, जड़त्व और बल पर ये लागू नहीं होता है। तो 2 और 6 जहाँ पे हैं ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा? बी। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा टफ है, साइंस के क्वेश्चन है सारे। संरक्षण कानून, जिसे भौतिकी में संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, के अनुसार कुछ भौतिक गुण यानी औसत दर्जे की मात्रा एक पृथक भौतिक प्रणाली के भीतर समय के अनुसार परिवर्तन नहीं करते हैं। पारंपरिक भौतिकी में इस प्रकार के नियम ऊर्जा, संवेग, कोणीय गति, द्रव्यमान और विद्युत आवेश को नियंत्रित करते हैं। अतः विकल्प बी सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। यह व्यापक योजना हेपेटाइटिस ए से ई को कवर करती है। सही आंसर क्या होगा? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीति आयोग द्वारा नहीं चालू किया गया है, ये चालू किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 28 जुलाई 2018 को। और यह हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के संपूर्ण विस्तार को कवर करने हेतु व्यापक योजना तथा रोकथाम, पता लगाने और उपसंचार से लेकर उपचार के परिणामों तक की पूरी श्रृंखला है। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, एक गलत, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 जुलाई 2018 को विश्व हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, क्योंकि वहाँ नीति आयोग दिया है। सतत विकास लक्ष्य 3.3 को प्राप्त करने के लिए भारत में वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक एकीकृत पहल है, जिसका उद्देश्य 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करना। यह हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई के संपूर्ण विस्तार को कवर करने हेतु एक व्यापक योजना तथा रोकथाम, पता लगाने और उपसंचार को लेकर उपचार के परिणामों तक की पूरी श्रृंखला है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हेपेटाइटिस का मुकाबला करना और 2030 तक हेपेटाइटिस सी के देशव्यापी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना। हेपेटाइटिस बी और सी अर्थात सिरोसिस और हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लीवर कैंसर से जुड़ी संक्रमित आबादी रुग्णता तथा मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी प्राप्त करना। हेपेटाइटिस ए और ई के कारण होने वाले जोखिम, रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्बल नाभिकीय बल प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में से एक है। किसी वस्तु का भार हमेशा वस्तु के द्रव्यमान से अधिक या बराबर होता है। एक नाव इसलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? स्टेटमेंट देखना है, सही नहीं है। तो पहली चीज़ तो प्रकृति के 4 मूलभूत बल कौन कौन से हैं? तो एक तो ग्रेविटी है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत चुंबकत्व, तीसरा सशक्त परमाणु बल या क्या करता है परमाणु के नाभिक को एक साथ बांधता है, और दूसरा कमज़ोर परमाणु बल या कुछ प्रकार के जो रेडियो एक्टिव क्षय के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसमें नाभिकीय बल प्रकृति के 4 मूलभूत बलों में से एक है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 2 और 3। किसी वस्तु का भार हमेशा वस्तु के द्रव्यमान से अधिक या बराबर होता है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। किसी वस्तु के भार को गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण एवं द्रव्यमान के गुणनफल के परिणाम स्वरूप गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के कारण मुक्त पतन त्वरण 0 है, इसलिए वस्तु में द्रव्यमान है लेकिन वजन 0 हो जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाता है। 3 क्या है? तो 2 गलत हुआ, यानी यहाँ पे। तो इसका सही आंसर वैसे हो जाएगा 1। एक नाव इसलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। तो ये स्टेटमेंट वैसे सही ये है, लेकिन सही में क्या होगा? बी, क्योंकि एक यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी। दो और 3 गलत है। ठीक है, देखते हैं आंसर। ये देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी देख लेते हैं। हालांकि जहाज उत्प्लावकता के कारण तैरता है, बाउंसी के कारण, तथा जैसे पानी जहाज में वस्तु पानी को दूर धकेलती है, वैसे ही पानी वस्तु को वापस धकेलता है। ये धकेलने वाला बल, जिसे उत्प्लावक बल कहा जाता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। अतः यह उत्प्लावक बल के कारण जो किसी वस्तु के तैरने में मदद करता है, जबकि यहाँ क्या कहा जा रहा है? घनत्व पानी की तुलना में कम होता है, इसलिए, जबकि जिम्मेदार क्या है? उत्प्लावक बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूट्रिनो एक अति सूक्ष्म प्राथमिक कण यानी मूल तत्व है जो परमाणु का हिस्सा है। यह अन्य पदार्थ कणों के साथ कमजोर रूप से संपर्क करता है। न्यूट्रिनो का उत्पादन लैब में नहीं किया जा सकता है। सही आंसर चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है न्यूट्रिनो एक अति सूक्ष्म प्राथमिक कण है जो परमाणु का हिस्सा है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का निर्माण करते हैं। न्यूट्रिनो यद्यपि प्राथमिक कण है, लेकिन ये परमाणु का हिस्सा नहीं होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट तो गलत हो गए। अब 2 और 3 में देखते हैं। तो न्यूट्रिनो का उत्पादन लैब में नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि न्यूट्रिनो सूर्य से आते हैं और अन्य तारे ब्रह्मांडीय किरणों और सौरमंडल से परे बिग बैंग से आते हैं, जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उन्हें लैब में भी उत्पादित किया जा सकता है।
तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। तो सही आंसर क्या है? 2। ये अन्य पदार्थ कणों के साथ कमजोर रूप से संपर्क करता है। देखते हैं, आंसर है ए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन छोटे कण होते हैं जो परमाणु का निर्माण करते हैं। न्यूट्रिनो भी एक छोटा प्राथमिक कण है, लेकिन ये परमाणु का हिस्सा नहीं है। ऐसे कण प्रकृति में भी पाए जाते हैं। न्यूट्रिनो में बहुत कम द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है और आधा चक्कर ही लगाता है। यह अन्य पदार्थ के कणों के साथ बहुत कमजोर रूप से संपर्क करता है, इतना कमजोर रूप से कि प्रत्येक सेकंड खरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर से टकराते हैं तथा हमारे बिना अनुभव के हमारे शरीर में पार हो जाते हैं। न्यूट्रिनो सूर्य से आते हैं और अन्य तारे ब्रह्मांडीय किरणें सौरमंडल के परे बिग बैंग से आते हैं, जिससे हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उन्हें लैब में भी उत्पत्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में सौर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से सही क्या है? तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। तो क्या है? उत्तल दर्पण का प्रयोग प्रकाश की एक शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टी में सौर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण आमतौर पर टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट्स के प्रकाश को शक्तिशाली समानांतर किरण प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन से दर्पण को? अवतल दर्पण को। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। अक्सर चेहरे पे की एक बड़ी छवि देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दंत चिकित्सक मरीजों के दांतों के बड़े आकार को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग सूर्य की रोशनी को सौर भट्टियों में गर्मी उत्पन्न करने के लिए केंद्रित करने के लिए किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्यमों पर विचार कीजिए। ठीक है, एरियन, एटलस, लॉन्ग मार्च, सोयूज, ये रॉकेट हैं और देश के समूह हैं। तो एरियन कहाँ पे है? अभी एरियन मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था। तो क्या है? बताइए कौन कौन से मिले हुए हैं, सुमेलित हैं पहले से, ये बताना है। तो एरियन यूरोपियन संघ का है। अभी भारत ने भी अपने एक सैटेलाइट को लॉन्च करवाया इसी के माध्यम से। दूसरा आता है एटलस। एटलस क्या है? तो ये अमेरिका का है, मिसाइलों और अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की एक श्रृंखला है। लॉन्ग मार्च, तो ये सही है, लॉन्ग मार्च चीन का ही है। सोयूज यूएसए का नहीं है। सोयूज कहाँ का है? रूस का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखते हैं। एरियन या अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रयोग के लिए यूरोपीय एक्सपेंडेबल लॉन्च वाहनों की एक श्रृंखला है। एटलस या अमेरिकी मिसाइलों और अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों की श्रृंखला है। लॉन्ग मार्च रॉकेट या चांगझेंग रॉकेट या चीन द्वारा संचालित एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम की श्रृंखला का एक रॉकेट है। सोयूज या OKV-1 द्वारा विकसित एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम की श्रृंखला, जो शमारा रूस में प्रोग्रेस रॉकेट स्पेस सिस्टम द्वारा निर्मित है। सोयूज प्रक्षेपण वाहन विश्व में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रक्षेपण वाहन है। आंसर सी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? मायोपिया, प्रेजिबियोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया निकट दृष्टिदोष को कहते हैं, इंग्लिश का हिंदी वर्जन लिख किया गया। प्रेजिबायोपिया दृष्टि के निकट बिंदु का धुंधला पड़ना और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टिदोष को। तो ये तीनों ही पहले से सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि के रूप में निकट दृष्टि वाले व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। तो इसे क्या बोला जाता है? मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टिता के रूप में जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ
आमतौर पर आंख की पुतलियों की शक्ति कम हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में निकट बिंदु धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। इसके लिए सुधारात्मक चश्मे के बिना आसपास की वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता है। इस दोष को क्या बोलते हैं? प्रेशबायोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट नंबर तीनों सही है, 1 2 3। नेक्स्ट, प्रतिलेखन शब्द का क्या अर्थ है? डीएनए की एक श्रृंखला से आनुवंशिक सूचना को आरएनए में कॉपी करना, मूल डीएनए द्वारा आनुवंशिक सूचना की प्रतिकृति तैयार करना, और स्ट्रेन बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरण, आनुवंशिक भिन्नता जिसके परिणामस्वरूप एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच कई अलग अलग रूप या व्यक्तियों के प्रकार हो सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये 9th 10th में भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो इसका सही आंसर है ए, डीएनए की एक श्रृंखला से आनुवंशिक सूचना को आरएनए में कॉपी करना। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। तो आरएनए में डीएनए के एक गुण से आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। हालांकि प्रतिरूप की प्रक्रिया के विपरीत एक जीव के कुल डीएनए को डुप्लीकेट किया जाता है, जबकि प्रतिलेखन में केवल डीएनए के एक खंड, ठीक है, प्रतिलेखन और प्रतिरूप में दोनों में अंतर क्या है? प्रतिरूप में पूरी कॉपी कर ली जाती है और प्रतिलेखन में डीएनए के एक खंड को केवल एक गुण को आरएनए में कॉपी किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, ICESat 2 उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी की हिम परतों में हो रहे परिवर्तनों को मापने के लिए इसरो का एक उपग्रह है। इसमें ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फोटॉन काउंटिंग लेजर अल्टीमीटर निहित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कौन सा सही आंसर है? तो ICESat 2 इसरो का नहीं, पहली चीज़ तो नासा का प्रोजेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है। अगर इसरो का तो न्यूज़ में आया होता, आप लोगों ने काफ़ी जल्दी कवर कर लेते हैं आप लोग। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है। अब बात आती है दूसरा, इसमें ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फोटॉन काउंटिंग लेजर अल्टीमीटर निहित है। तो ये इसका स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट नंबर 2। तो आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ICESat 2 नासा की सबसे उन्नत अंतरिक्ष सैटेलाइट है जो पृथ्वी की हिम चादरों, हिमनदों, समुद्री हिमों और विश्व भर में वनस्पतियों में हो रहे परिवर्तनों को मापने हेतु तैयार की गई है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, क्योंकि ये किसकी है? नासा की है, ना कि इसरो की है। ICESat 2 एटलस यानी एडवांस टोपोग्राफिक लेजर अल्टीमीटर सिस्टम नामक फोटॉन काउंटिंग लेजर अल्टीमीटर के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। यह उपकरण अंतरिक्ष से पृथ्वी तथा वापस यात्रा करने वाली फोटॉन के माध्यम से ऊंचाई को मापेगा। ICESat 2 विश्व भर में वनों, झीलों, शहरी क्षेत्रों, बादल के आवरणों तथा अन्य की ऊंचाई का भी सर्वेक्षण करेगी। यह अंतरिक्ष से पृथ्वी के समतल क्षेत्रों का 3D चित्र करेगी। यह मिशन पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्रों यथा क्रायोस्फीयर, जो हमारे मौसमों के तापमान को प्रभावित करते हैं, का निकटतम विवरण प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साइटोकाइंस को सही ढंग से परिभाषित करता है? साइटोकाइंस क्या है, यह पूछा गया है। पेप्टाइड्स को जो कि अंतरकोशिकीय संकेतों और मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। शारीरिक और उपजातीय परिवर्तनों का समूह जो सामान्यकृत तीव्र संक्रामक बीमारियों की प्रतिक्रिया में घटित होता है। विशिष्ट प्रतिजनों के साथ अंतःक्रिया हेतु बनाए गए बाईफंक्शनल इम्यूनोग्लोबिन अणु या दीर्घकालीन लिम्फोसाइट जो पूरे शरीर में लगातार घूमते रहते हैं और समय समय पर अपने मूल उत्पत्ति स्थल पर लौटते रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पेप्टाइड्स जो कि अंतरकोशिकीय संकेतों और मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, देखते हैं। साइटोकाइंस छोटे पेप्टाइड्स होते हैं जो अंतरकोशिकीय संकेतकों और मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। पूरे शरीर में कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं द्वारा साइटोकाइंस का उत्पादन किया जाता है। अधिकांश साइटोकाइंस में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं जो उन कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं जिन्हें वे उत्तेजित करते हैं। तो ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ध्यान ना दें। निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है? रुथेनियम, एल्यूमिनियम, तांबा या पैलेडियम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
रूथेनियम। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। लौह चुंबकत्व वह बुनियादी प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ सामग्री जैसे लोहा अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं या चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अवसादी में केवल 3 तत्वों को कमरे के तापमान पर लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करते देखा गया है। एक तो लोहा, कोबाल्ट और निकिल। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि रासायनिक तत्व रूथेनियम चौथा तत्व है जो कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय तत्व प्रदर्शित करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस बार के लिए। ये चारों तत्व के नाम याद रखिएगा, लोहा, कोबाल्ट, निकेल और रूथेनियम। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ उद्योग और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका उपयोग मूलभूत अध्ययनों जैसे सेंसर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, हार्ड डिस्क मीडिया, कंप्यूटर मेमोरी और लॉजिक उद्योग के उपकरणों को और हाल ही में स्पेक्ट्रॉनिक मेमोरी के लिए किया जा रहा है। पैलेडियम को एक संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह एक दुर्लभ चमकदार चांदी जैसी सफेद धातु है। ये 6 प्लेटिनम समूह धातुओं में से एक है जिसमें प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और रूथेनियम शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन HTC से उत्पादित हाइड्रोचार का उपयोग निम्नलिखित में से किनके लिए किया जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अपशिष्ट जल प्रदूषण निवारण हेतु, मृदा उपचार, ठोस ईंधन, इनमें से सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सभी, 1, 2 और 3। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन HTC एक ताप रासायनिक रूपांतरण तकनीक है जो गीले बायोमास के बिना सुखाए यानी प्री ड्राइंग की ऊर्जा और रसायनों में बदलने की क्षमता रखने के कारण आकर्षक है। हाइड्रोचार के रूप में ज्ञात ठोस उत्पाद ने अपशिष्ट जल प्रदूषण निवारण, मिट्टी उपचार अनुप्रयोग, ठोस ईंधन और अन्य कार्बनयुक्त पदार्थों में सक्रिय कार्बन यानी एक्टिवेटेड कार्बन को पूर्ववर्ती प्रारूप तैयार करने की अपनी क्षमता के कारण ध्यान आकर्षित किया है। HTC का उपयोग सीवेज, कीचड़, शैवाल और नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट सहित व्युत्पन्न अपशिष्ट की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भी किया जा रहा है ताकि व्यवहारिक समस्याओं को दूर किया जा सके और वांछनीय कार्बनमय यानी कार्बोनेशियस उत्पादों का सृजन किया जा सके। ठीक है, आज का पेपर थोड़ा सा टफ था। 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन सही करने वाले, वैसे कट ऑफ 10 रहेगा लेकिन 8 to 10 वाले बेटर कंडीशन में। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।